बेसिकली ये पूरा दर्शन शिक्षा और व्यवस्था का स्वरूप है। यदि आदमी की ज़िंदगी में देखें तो उसके दो भाग हैं ना। पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, इसको फिर से एक बार रख देता हूँ ताकि हमारा ध्यान उस पर बना रहे। यदि आदमी की ज़िंदगी को देखें तो दो भाग हैं। वो किसी परिवार में पैदा होता है और लगभग वो 30 साल लगाता है। 20 साल किसी 20-25 साल किसी एजुकेशन में लगाता है और उसके बाद और 2-5 साल कहीं प्रैक्टिस करता है। 30 साल एक आदमी को तैयार होने में लगता है, जिसको हम एजुकेशन बोल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल लेके चर्चा पिछली बार कर रहा था कि एक कार को तैयार होने में 15 दिन लगते हैं और 15 साल वो सेवा देती है। यदि एक कार को तैयार होने में 15 साल लगते हैं, 15 साल वो हमको सेवा देती है, लेकिन एक मानव को तैयार होने में 30 साल लगते हैं और 30 साल वो सेवा देता है। 60 साल में हम मानते हैं कि रिटायरमेंट आ गया, तो 30 साल और, तो 30 साल तैयार होने में लगा जिसको हमने शिक्षा कहा, और 30 साल वो डिलीवर करता है जिसको हमने व्यवस्था कहा। चाहे फिर वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे व्यापार है, कोई भी व्यवस्था जो समाज में है ना, किसी न किसी व्यवस्था के हम सभी हिस्सा हैं। तो 30 साल हम उसमें डिलीवर कर पाते हैं। इस बात पे भी हमारा ध्यान चला गया कि एक आदमी का तैयार होना महत्वपूर्ण घटना है या तैयार आदमी को यूज़ करना बड़ी घटना? क्या बड़ी घटना है? आदमी का तैयार होना बड़ी घटना है कि तैयार आदमी को यूज़ करना बड़ी घटना है? तैयार होना, तैयार करना। यदि एक आदमी ठीक से तैयार नहीं हुआ तो ये क्या करेगा? ये जहाँ जाएगा वहीं बंटाधार करेगा, है ना। ये माँ बाप बनेगा तो बच्चों को तंग करेगा, है ना। पति बनेगा तो पत्नी को तंग करेगा, पत्नी बनेगी तो पति को तंग करेगी, है ना। ये बहू बनेगी तो सास को तंग करेगी, सास बनेगी तो बहू को तंग करेगी, है ना। ये आईएएस बनेगा तो देश को तंग करेगा, नेता बन गया तो और पूरे देश को तंग करेगा, ये व्यापारी बना तो भी समाज को तंग करेगा। तो यदि एक व्यक्ति सही अर्थ पशु चिकित्सक किसी को तंग नहीं करे, वो भी तंग करेगा। करेगा नहीं करेगा? वो भी करेगा। तो बिना समझे हमारा कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चलेगा। हमने ज़मीन को तंग किया, पेड़ पौधे को तंग किया, पशु को तंग किया। अब लगभग हम स्थिति में हैं, रोज़ यूट्यूब पे जितने वीडियो आते हैं उसमें एक बड़ी संख्या, जो मेरी थोड़ी रुचि है या मैं कभी उसलिए देख लेता हूँ इसलिए वही वाले ज़्यादा आते रहते हैं, वो बस दूसरा प्लेनेट मिलने वाला है जिस पे आदमी रह सकता है। ये हमारी तलाश सबसे बड़ी है। तो कुछ दूसरा प्लेनेट मिलने वाला है और स्टीफन हॉकिंस बोल के गए हैं, बोले बस 50 साल का और फ़र्क है, और लगातार बोल ही रहे हैं 2030 में निपटने वाले हैं, 36 में निपटने वाले हैं। पानी को लेके काफ़ी बड़ा कैंपेन चला हुआ है कि पानी की प्रॉब्लम और तमाम चीज़ें। तो एक प्लेनेट है ना जिसका एक नज़ारा हमको निकोरा में आके इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने मिलता है। तो इतना सुंदर प्लेनेट जिसको बर्बाद करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे प्लेनेट पे जाके जहाँ रहने की स्थितियाँ नहीं हैं वहाँ सूसू साफ कर करके पिएंगे, तो वहाँ पानी तो मिलेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हम बहुत समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। दूसरा प्लेनेट चलो देख लो उस पर, उसमें भी इतना ही है कि वहाँ से क्या सोना निकाल के ले आएँ, चांदी निकाल के ले आएँ, ज़्यादा दौड़ उसी बात की है। मानवता के अंदर मानव में खुदाई करके मानवता निकाल के ले आएँ, इम्पोर्टेंट काम है। तो मुझको लगता है कि मानव की खुदाई करके मानवता को निकालने का काम यदि बाई एजुकेशन किया जा सकेगा तो ये प्लेनेट भी बढ़िया रहेगा। दूसरा मिलेगा तो उसको भी देखेंगे। अच्छा लगा। ह्यूमन माइनिंग बोले 50 साल बचे हैं, 50 साल में ये प्लेनेट निपट लेगा, ये रहने लायक नहीं बचेगा, है ना।
तो इस तरह की, चाहे वो एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं उनकी वजह से हो या फिर एटॉमिक वेपन यूज़ हो जाए उसकी वजह से हो, कारण जो भी हो, लेकिन कुल मिला के और कई सारे लोग तो ये दावा करते हैं कि अब ये इरिवर्सिबल मोड में जा चुका है, अब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल मोड में जा चुका है, अब हम निर्णय भी लें कि इसको रोक पाएँ तो शायद वो उससे आगे चला गया है। इस तरह की भी बातें लोग करते रहते हैं। तो चलो, सुखद बात यह है कि जीवन नहीं मरता, यहाँ नहीं होगा, कुछ और देखेंगे। लेकिन मुझको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है, आदमी का तैयार होना, आदमी को तैयार करना, ये एक बड़ी घटना। अभी ज़्यादा अपने आप को समझदार और अपने आप को प्रतिभाशाली मानने वाले लोग आदमी तैयार करने में लगे हैं कि कार और कंप्यूटर तैयार करने में, मोबाइल तैयार करने में लगे हैं, है ना। तो विश्व का प्रतिभाशाली वर्ग, उसको लगता है कि मशीन महत्वपूर्ण है, हम आदमी को तैयार करें, या तो इसके पास इसका कोई विज्ञान, इसकी कोई साइंस, इसकी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो अब ये लगता है कि आदमी का तैयार होना बड़ी घटना है, इसलिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आदमी को तैयार करना और आदमी का तैयार होना ये बड़ी घटना है। एक बार आदमी ठीक से तैयार हो गया तो वो जिस भी व्यवस्था का हिस्सा बनेगा, क्या करेगा, वो जिस भी व्यवस्था का हिस्सा बनेगा उसको बेहतर ही करेगा। तो मेरी सुंदरता इस बात की है कि मैं जहाँ हूँ वो जगह मेरे होने से सुंदर हो गई है ना। यदि मैं जहाँ हूँ मेरे होने से वो जगह कुरूप हो गई है तो ये मेरी कुरूपता का एक्सप्रेशन है। मैं जहाँ हूँ वो जगह, वो वातावरण मेरे रहने से महक गया है, सुंदर हो गया है, तो ये मेरी सुंदरता का एक्सप्रेशन है ना। शरीर की सुंदरता बहुत छोटा पार्ट है ना। सही अर्थों में मेरी सुंदरता शरीर की सुंदरता से बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है, बहुत विशाल है ना। तो मेरी सुंदरता को मैं पहचान सकूं तो सही अर्थों में मैं, मेरा परिवार और ये परिवेश सही अर्थों में रहने की जगह बन सके। तो घूम फिर के ये बात बार बार इम्पॉर्टेंट है कि ये 30 साल इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा शिविर, जितनी चर्चा आपके सामने आएगी, ये चर्चा को देखें तो चर्चा, अब हम कुछ बिंदु चिन्हित कर दें कि जिस पे हमारा ध्यान जाएगा। तो बेसिकली एक तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा, तो सार्वभौम मानवीय शिक्षा, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, सार्वभौम मानवीय शिक्षा। क्या करेगी सार्वभौम मानवीय शिक्षा? यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन। है, हाँ, हाँ। देखिए, पहले भी मैंने एक संदर्भ आपके सामने रखा था, उस संदर्भ को फिर से ताज़ा करता हूँ ताकि एक बार फिर से हमारी मेमोरी में आ जाए और समस्याओं की गंभीरता और गहराई हमको बहुत नज़दीक से दिखने लगे। मैंने पहले भी आपसे एग्जाम्पल कभी चर्चा किया था कि मैं इस्लाम को समझना चाहता था, और उस क्रम में कितने लोग हैं जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। पहले आपने शिविर किया है लेकिन मेरे को पहली बार सुन रहा है। चलिए मैं फिर से इस्टेब्लिश कर दूं, एक बार संदर्भ को एक बार फिर से जिंदा कर दूं ताकि हम आगे और कनेक्ट होकर चल सकें। मैं इसको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। तो मेरे मन में कई साल से, क्योंकि वो जिस संदर्भ को मैं कहना चाहता हूँ उसमें वो बहुत फिट बैठता है, तो मेरे मन में बहुत एक भाव था कि मैं इस्लाम को समझूं। एक बार संयोग में ट्रेन में मेरे को 2-3 लोग मिले जिनके साथ मिलके मुझको बहुत आश्वस्ति हुई, और उनसे बातचीत करने पे जो भी मेरी जिज्ञासाएं थी उनकी भी तृप्ति हुई, जो भी मैं इस्लाम के बारे में समझना चाहता था। तो फाइनली मैंने उनसे पूछा कि इस्लाम का सार क्या है? तो उन्होंने कहा इंसानियत। इंसानियत की पहचान क्या है? तो उन्होंने कुछ चीज़ें पॉजिटिव बताई, कुछ चीज़ें नेगेटिव बताई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं 2-4 हज़ार लोगों के फ़ोन नंबर दे सकता हूँ जो मेरे बारे में ये बताए कि मैं ऐसा हूँ, तो अब मैं मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ?
उन्होंने कहा कि पूजा तो नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में है ना अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने को निषेध माना गया, एक ही है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा उनका कोई अपना आशय रहा होगा, कुछ घटा होगा उस समाज में उस समय। संयोग से हम लोग परिवार से आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पूजा पाठ ऐसे ही बंद हो जाता है। ऊपर से थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ लिए, ऊपर से थोड़ा सोचने भी लगे, तो करेला एक बार नीम चढ़ा, 2 बार नीम चढ़ा तो तीसरी बार में एकदम प्योर हो गया। अब कड़वेपन में कोई कमी नहीं। तो कहा भैया कोई पूजा पाठ नहीं करते, है ना, बिल्कुल पूजा से मुक्त। अब मैं मुसलमान हो गया। तो उसने कहा कि 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो क्यों पढ़ना पड़ेगा? बोले तो लिखा है। चलो इस पे भी सोच लेते हैं क्यों लिखा होगा। भाई इस्लाम का सार इंसानियत है, और मैं इंसानियत पा गया हूँ, तो उस बीच में जो भी कुछ है वो इंसानियत तक पहुँचने की प्रक्रिया है। तो 5 बार नमाज पढ़ना इंसानियत तक पहुँचने के लिए प्रक्रिया होगी, और मैं इंसानियत पा गया हूँ, तो मेरा कोर्स पूरा हो गया है। अब मैं मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ के बोले कि देखो हमको अपने बड़े लोगों से बात करना पड़ेगा, वो मुंबई में रहते हैं। फिर मैंने कहा भी अब लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, इंसान बड़ा है कि मुसलमान बड़ा? इंसानियत तो तय नहीं हो पा रही है, तो इंसान बड़ा है कि फिर मुसलमान बड़ा है? तो ये क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ, है ना, कि जो कुछ भी हम किसी भी धर्म को मानते हैं, ये प्रॉब्लम मुसलमान के साथ है कि ये हिंदू के साथ भी है? अब हम भी पूछ लें, चलो भाई बताओ हिंदुत्व का क्या मतलब, या हिंदू का क्या मतलब? तो बोलेगा मानवीयता। तो हिंदू का सार क्या है? मानवीयता। मानवीयता की पहचान क्या है? एक पत्नी के लिए पति की परिभाषा, सभी पत्नियों के लिए पति की परिभाषा एक ही है कि अलग अलग है? अच्छे पति की परिभाषा अब नहीं बोलोगे। तो सभी पत्नियों की पति की परिभाषा अलग है, या एक ही पत्नी की भी पति की परिभाषा अलग अलग समय पे अलग अलग होती? अच्छे दोस्त की परिभाषा ये एक ही जैसी रहती है कि ये भी बदलती है? कभी कभी शाम को जब बाटली खुल गई तब दोस्तों के साथ पीना ही दोस्ती है, तब दोस्ती की परिभाषा ऐसी है। तो ये हमारी कोई भी परिभाषा टिक नहीं रही है। तो चाहे हम मानवीयता की बात करें, चाहे हम इंसानियत की बात करें, हमारे पास कोई ऐसे मापदंड नहीं है जिसके आधार पे हम ये पहचान सकें कि ये मानवीयता 40% है, मानवीयता 80% है, मानवीयता 90% है। इसको एजुकेशन ने कैसे रिजॉल्व किया? एजुकेशन कहती है कि तुम छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ के आओ, महाराष्ट्र से पढ़ के आओ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आओ, या आईबी बोर्ड से पढ़ो। यदि मेडिकल में एग्ज़ाम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? नीट देना होगा। यदि इंजीनियरिंग में लेना है तो जेई देना होगा। तो भैया तुम कोई भी प्रोसेस से आओ, हमारा एग्ज़ाम दे दो, उसको क्वालिफाई कर दो, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस प्रोसेस से आए हो। तो कुल मिला के सभी धर्मों का सार मानवीयता है, इंसानियत है। इंसानियत का कोई सार्वभौम पहचान हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इंसानियत का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए इंसानियत की कोई पहचान नहीं है। अब मैं हिंदू विधि से आया कि मुस्लिम विधि से आया कि जैन विधि से आया कि बौद्ध विधि से आया, फाइनल टेस्ट इस बात का है कि इंसान कितना बना, मानव कितना बना। क्या लगता है? ऐसा सोचना ठीक है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है। ऐसा सोचना उचित है कि नहीं है? है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, सभी धर्मों में समानता क्या है? पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है ना? तो ये बोलते ही एकदम अपनापन सा लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी विधि से गए, अपनों के साथ जीना तो नहीं आ रहा है।
कहीं कम है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है, ये हो सकता है। और कहीं कम और ज़्यादा तो एक ही धर्म में हो सकता है, दो सगे भाइयों में हो सकता है। इसका अर्थ क्या निकला? हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है? 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 कि इंसानियत को पहचानने का, जैसे फिजिकल चीज़ों का भी ISI ISO होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, या वो इंटरनेशनल क्या ISO क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ISI ISO मटेरियल्स का भी होता है। जब मटेरियल्स का ISI ISO होता है तो हमारा ज़्यादा परेशानी AC फ्रिज और कैमरे के साथ है, मोबाइल के साथ है, कि हमारी ज़्यादा परेशानी आदमी के साथ है? परेशानी तो हमारी आदमी के साथ है। तो इस आदमी का गुणवत्ता का कोई मापदंड होगा कि नहीं होगा? एक आदमी की क्वालिटेटिव, एक आदमी को क्वालिटेटिवली नापें तो उसके कोई मापदंड होंगे, उसके कोई पैरामीटर्स हों कि नहीं हो? तो जब एक आदमी शादी करता है तो वो क्या देखे? एक आदमी शादी करता है तो क्या देखे? तो यदि वो पैरामीटर ही नहीं है तो शरीर ही देखेगा, पैसा ही देखेगा, जो पैरामीटर चल रहे हैं उनको देखेगा, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को एक चीज़ मिसिंग है हमारे बीच में से। भाई दुनिया का कहीं भी आदमी मुस्कराएगा तो मुस्कराता हुआ ही दिखाई देता है, दुनिया का आदमी कहीं भी उदास होगा तो वो उदास ही दिखाई देता है। संसार के सभी लोग प्यार, सम्मान, विश्वास ही चाहते हैं। संसार का कोई भी आदमी दुख पाना नहीं चाहता, अपमान पाना नहीं चाहता। हमारी शक्ल कैसी हो, हम किसी देश के हों, किसी काल में पैदा हुए हों, यदि दुनिया में आदमी देखेंगे तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसकी आवश्यकताएं एक जैसी हैं, एक जैसे हैं। तो यदि हमारे पास कोई चीज़, पहले तो कम से कम ये था कि अपनी जाति में शादी होगी, अभी तो यही सोच रहे हैं कि चलो लड़के की लड़के से ही हो जाए। अभी मैं किसी चीज़ पे गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बदलता हुआ परिवेश है केवल उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि सही गलत का कोई मापदंड हो कि नहीं हो, तो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, सार्वभौम मानवीय आचरण। तो यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट या यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, UHS UHC जो अच्छा लगे। मानव एक नेचुरल एंटिटी है, इसलिए मानव का भी कोई नेचुरल बिहेवियर होगा, है ना। मानव की क्वालिटी को भी नापने का कोई पैरामीटर्स होंगे। तो जब तक वो पैरामीटर हमको समझ में नहीं आए तब तक हम एक ही परिवार में अपने दूसरों से जूझ रहे हैं कि अपने में भी जूझ रहे हैं? अपने में भी जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरी ही कोई थॉट प्रोसेस में मुझको ही अपने पे शंका है कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ, ये उचित है कि अनुचित है ना। तो मेरे अपने अंदर ही शंका हो सकती है, दूसरे से जूझने की ज़रूरत नहीं है। जूझने मेरे खुद के अंदर भी कन्फ्लिक्ट है। तो जब तक मेरे पास कोई सार्वभौम मानवीय आचरण नहीं होगा, सार्वभौम मानवीय आचरण को डिलीवर करने के लिए सार्वभौम मानवीय एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, और ऐसा जीने के लिए सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, और इन तीनों को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, स्थापित करने के लिए सार्वभौम मानवीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार चीज होने से एक परिवार के जीने का, तो बेसिकली जिसको कह रहे हैं कि शिक्षा पूर्वक एक आचरण को पा जाएं और किसी व्यवस्था में उस आचरण को जी जाएं, उस व्यवस्था की निरंतरता बनी रहे, उस आचरण की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उस एजुकेशन की निरंतरता बनी रहे, उसके लिए एक संविधान। इन चार चीज़ों को पाए बिना मानव को जिंदगी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लीजिए, ये दुनिया में कहीं से प्राप्त हो जाए, किसी भी तरीके से प्राप्त हो जाए, जो भी थियरी, फिलॉसफी, विचार इन चार चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे वो पूरा,
बाकी कोई भी चीज़ हो सकता है किसी ज़िंदगी के किसी एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करती हो, है ना, हो सकता है वो किसी एक आयाम को कहती हो, कोई चीज़ अधूरी हो सकती है, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन 4 चीज़ें हमको मिल जाएं, इससे कम में हमारा जीना नहीं हो सकता है। इससे कम में वो सारी समस्याएं जो आप बोल रहे हो उनको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज बदल जाएगा तो मैं सुकून में आऊँगा। मैं अपने आप में सक्षम हो जाता हूँ तो सारा समाज के साथ जीने का रास्ता मैं निकाल लेता हूँ। तो पूरे समाज को नहीं बदलना है, मुझी को अपने आप में। अभी इनकम्प्लीट आदमी चाहे सही राह में भी इनकम्प्लीट है तो भी इनकम्प्लीटनेस तंग करती है। तो बेसिकली मुझी को समझना है, तो मैं अपने आप में पूरा हो जाऊं। तो जिसको कह रहे हैं कि एजुकेशन अपने आप में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आदमी का तैयार होना कोई बड़ी घटना है, तैयार होने के बाद तो फिर ज़िंदगी फुटबॉल का मैदान है। तो ज़िंदगी फुटबॉल का मैदान हो जाए या फुटबॉल के मैदान में मैं फुटबॉल हो जाऊं, ज़िंदगी के मैदान में मैं फुटबॉल हो जाऊं, है ना। तो ये हमने छोटा सा एजेंडा सेट किया, धीरे से इस तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। आप सबको खूब धन्यवाद।